महात्मा गांधी का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में एक छवि का निर्माण हो जाता है। गांधी जी का दर्शन उनके व्यवहार और सिद्धांत का अनूठा समन्वय है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई बात नहीं की कि जिस पर स्वयं उन्होंने आचरण न किया हो। इसलिए उनकी आत्मकथा का नाम भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग हैं, जो जीवन में उन्होंने प्रयोग किए सत्य के साथ। ब्रिटिश शासन की शिक्षा व्यवस्था से गांधी जी असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा के साथ स्वयं अपने प्रयोग किए। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन का ही परिणाम था। भविष्य के समाज और भारत देश के लिए उनके शिक्षा दर्शन की रूपरेखा के बारे में मैं यहाँ आज चर्चा करना चाहता हूँ। गांधी जी की दृष्टि में शिक्षा सामाजिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन का साधन है। वे जानते थे कि बिना मानसिक परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। महात्मा गांधी का मिशन भारत की आज़ादी था, यानी स्वतंत्रता था। और स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य क्या था? आज़ादी या स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य था राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ शोषण, भूख, गरीबी, अज्ञानता इत्यादि से भी आज़ादी प्राप्त करना। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गतिविधियों का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति था, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही साथ शोषण से आज़ादी, भूख से स्वतंत्रता, गरीबी से आज़ादी, अज्ञानता जैसी चीज़ों से भी आज़ादी। गांधी जी के जीवन के दौरान देश में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था थी, और उसके दोषों को देखकर ही गांधी जी के मन में भारत के भविष्य और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चिंता जागने लगी थी। अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से किताबी शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें व्यावसायिक शिक्षा, राजनीति, नीति, नैतिकता, इन सब बातों का अभाव था। अंग्रेजी काल की शिक्षा विद्यार्थी को अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से दूर कर देती थी। गांधी जी महसूस करते थे कि भारतीयों को विदेशी भाषा अंग्रेजी में शिक्षा देना उनके व्यक्तित्व विकास में बाधक बन जाता था। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के मामले में काफ़ी प्रयोग किए, और ये प्रयोग उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के शुरुआत में ही, उसके प्रारंभ में ही शुरू कर दिए थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने शिक्षा को व्यापक रूप से अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का साधन बनाया, और फिर भारत में शिक्षा को आज़ादी की लड़ाई का साधन बनाया। उन्होंने फिरंगियों के प्रहारों से मृतपाय राष्ट्र को प्राण देकर उसका मानस बदलकर खड़ा कर दिया, और आज़ादी की राह पर देशवासियों को लेकर निकल पड़े। और अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में शिक्षा के साथ उनके प्रयोगों की। जब वो डरबन में थे तो वहाँ उन्होंने विदेशी भाषा में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना कम से कम नकार दिया, और अपने बच्चों को स्वयं उनकी मातृभाषा यानी गुजराती में उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने फिनिक्स आश्रम में 1904 में जिसको उन्होंने शुरू किया था, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही था। इस आश्रम में गांधी जी ने एक स्कूल शुरू किया, जिसमें 30 बच्चे विद्यार्थियों के रूप में शामिल हुए, और यहाँ भी उन्होंने बच्चों को उनकी मातृभाषा में
प्रारंभिक शिक्षा देने के साथ कृषि कार्य, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह वगैरह की शिक्षा देना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में ही इसी के बाद उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम 1910-1911 में शुरू किया था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन सभी धर्मों के बच्चे और बच्चियाँ थीं और यहाँ उन्होंने सर्वधर्म समाज की संस्कृति रक्षा व चरित्र निर्माण पर ध्यान देने के साथ बागवानी, खाना बनाना, सफाई वगैरह वगैरह के कार्य छात्रों और छात्राओं से करवाए, उनको सिखाए। इसके बाद मार्च 1915 में जब वो भारत आ चुके थे तो वहाँ उन्होंने बंगाल में शांति निकेतन की यात्रा की और वहाँ उनकी मुलाकात हुई महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर से। यहाँ गांधी जी ने टैगोर को शांति निकेतन में शिक्षा के संबंध में कुछ सुझाव दिए। वो चाहते थे कि शांति निकेतन में विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी खुद करना सीखें। उन्होंने सलाह दी कि शांति निकेतन में छोटे छोटे कामों के लिए नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद 10 मार्च 1915 में शांति निकेतन में सेल्फ हेल्प मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसके 2 महीने बाद यानी मई माह में ही गांधी जी ने गुजरात में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। आश्रम में भी उन्होंने विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के बच्चों को एक साथ रखकर उन्हें देश सेवा के लिए तैयार करने का प्रयास किया। देश और समाज सेवा के लिए अध्ययन यहाँ एक नया प्रयास था। कुछ दिनों के बाद सत्याग्रह आश्रम के आसपास प्लेग महामारी फैल गई और गांधी जी को सत्याग्रह आश्रम बंद करना पड़ा। गांधी जी ने 1917 में गुजरात में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया। यहाँ सूत कातने की गतिविधि की शिक्षा पाठ्यक्रम में विशिष्ट रूप से शामिल की गई। यहाँ गांधी जी ने बच्चों को पूरी तरह शिक्षा के लिए समर्पित करने की मांग उनके बच्चों के माँ बाप के सामने रखी और फिर एक 10 वर्षीय पाठ्यक्रम उन्होंने बनाया। यहाँ पर भी गांधी जी ने मातृभाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाया और इतिहास, भूगोल, बीजगणित, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़ाने की व्यवस्था की। 1917 में ही गांधी जी ने नेशनल गुजराती स्कूल की स्थापना की। ये एक कॉलेज था। इस कॉलेज का प्रारंभ 12 लड़के लड़कियों के साथ हुआ। भविष्य में इस प्रयोग के आधार पर असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्कूलों की अवधारणा गांधी जी ने पेश की थी, जिसकी मैं चर्चा थोड़ी देर बाद करने वाला हूँ। तो अभी तो हम बात करते हैं कि भाई जो उन्होंने जो आइडियाज़ दिए, अब वर्धा योजना से वो जो राष्ट्रीय शिक्षा का विचार आया था, इसी संदर्भ में वर्धा योजना के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने समस्त अनुभवों के आधार पर 1937 में गांधी जी ने पूरे देश के लिए एक वैचारिक योजना प्रस्तुत की। ये योजना ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को चुनौती देते हुए भारत के राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के रूप में पेश की गई और उस ज़माने में बने कांग्रेसी सरकारों से इसके क्रियान्वयन की अपेक्षा की गई। वर्धा में देश के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के साथ गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना पर विमर्श किया और इस संपूर्ण विमर्श के बाद कुल 4 प्रस्ताव सामने आए, जिन्हें सभी लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ये प्रस्ताव क्या थे? ये प्रस्ताव थे, नंबर 1, संपूर्ण भारत में 7 वर्षीय निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लागू की जाए। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। नंबर 3, शिक्षा की प्रक्रिया में उत्पादक कार्य जैसे सूत काटना है, कृषि करना है वगैरह वगैरह
शामिल कर किए जाएं और पढ़ाई से उन कार्यों से संबंध स्थापित करते हुए अन्य विषय भी पढ़ाए जाएं। और नंबर 4 यानी अंतिम प्रस्ताव ये था कि शिक्षा प्रक्रिया से ही अध्यापकों के भरण पोषण का इंतज़ाम हो, यानी शिक्षा पूरी तरह से स्वावलंबी हो। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दिए गए वर्धा शिक्षा योजना का विचार पारित हुआ, लेकिन इस शिक्षा के स्वावलंबन वाले विचार को इसमें से हटा दिया गया, उससे छोड़ दिया गया। इसके बाद विभिन्न राज्यों में सरकारों ने बेसिक शिक्षा के विचार को गांधी विचार के नाम से अपनाया। ये नई शिक्षा जो थी ये गांधी विचार। गांधी जी शिक्षा के संबंध में अपने वैचारिक प्रयासों को नई तालीम कहना ज़्यादा पसंद करते थे और 1942 से 1944 तक गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से जेल में रहे। वहाँ भी उनका चिंतन नई तालीम के संबंध में चलता रहा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने नई तालीम को जीवन की तालीम घोषित करके बच्चों के साथ उनके माँ बाप को भी तालीम देने के कार्य के लिए शिक्षक निर्धारित किए और उन्होंने फिर दोबारा शिक्षा के स्वावलंबन वाले विचार को उठाया, यानी शिक्षा का खर्च शिक्षा से ही लिया जाए। उन्होंने तालीम के खर्च को तालीम से निकालने पर जोर दिया और शिक्षा के सम्मुख समाज का मार्गदर्शक बनने का लक्ष्य प्रस्तुत किया। आज़ादी की पूर्व बेला पर गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज बन गया, जहां शिक्षक को वहां पर नए परिवर्तन के केंद्र बिंदु के रूप में वो गांधी जी देख रहे थे। गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में बहुत लंबे चौड़े सिद्धांत नहीं दिए हैं। उनका शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन का ही एक परिणाम था, जो ब्रिटिश शासन की शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्टि से पनपा था। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के साथ प्रयोग करने शुरू किए। लुई फिशर ने कहा था कि गांधी जी एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि एक बड़े शिक्षक थे। गांधी जी मानते थे कि चरित्र का निर्माण एक विशाल वृक्ष के समान है। यदि उसकी जड़ें शुरू से ही दुर्बल रहें तो लाख प्रयास करने के बाद भी वो वृक्ष स्वस्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही छोटे बच्चों के साथ होता है। अगर हम उनका चरित्र मजबूत नहीं करेंगे और उन्हें हम परिश्रमी नहीं बनाएंगे तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल ही रह जाएंगे। वो आगामी जीवन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। तो बेसिक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, उनका शरीर निर्माण, उनके विचारों का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। शिक्षा केवल धन कमाने या आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा मानव के संपूर्ण विकास के लिए है। गांधी जी ने जीवन के क्रियाकलापों पर आधारित कार्य के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। वे ये मानते थे कि शिक्षक को कम से कम पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें शिक्षा की मौलिकता को नष्ट कर देती हैं। वे कहते थे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें समाज और व्यक्ति के परस्पर संबंधों का विकास होता है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन शारीरिक श्रम पर आधारित सरल और सादे जीवन के निर्माण की प्रक्रिया है। उनकी शिक्षा मन, वचन और आचरण का समन्वय है। उसमें व्यक्ति और समाज का सामंजस्य है। समाजोपयोगी लाभ से रहित उत्पादन के कार्य में हर व्यक्ति को लगना, हर व्यक्ति को उत्पादक और उपभोक्ता बनाना, ये गांधी जी के शिक्षा दर्शन का प्रमुख सूत्र है। गांधी जी की शिक्षा के सिद्धांत के लिए अगर हम संक्षेप में कहें
तो हम ये कह सकते हैं कि वो ये मानते थे कि शिक्षा को स्वतंत्रता और अहिंसा की विचारधारा के अनुसार देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। दूसरा ये कि शिक्षा द्वारा सभी धर्मों के व्यक्तियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक धर्म का नहीं, सभी धर्मों के व्यक्तियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। तीसरा ये कि शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों को बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और ऐसे शारीरिक कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए जो सामाजिक रूप से उपयोगी हो, जो सामाजिक रूप से उत्पादक हो। चौथा सिद्धांत ये कि सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। और पांचवा सिद्धांत ये कि पाठ्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं का लक्ष्य ग्रामवासियों की ज़रूरतों को पूरा करना होना चाहिए। गांधी जी हमेशा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते थे। वो कहते थे कि आधुनिक शिक्षा में केवल भौतिक तत्वों और शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। ऐसी शिक्षा ज्ञानपूर्ण शिक्षा नहीं है। गांधी जी की शिक्षा पद्धति की योजना का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर कार्य के प्रति प्रेम बढ़ाना था। माफ कीजिए, उसको स्वावलंबी बनाना था, यानी उसको आत्मनिर्भर, अगर आज की शब्दावली प्रयोग करें, वो बनाना था ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उनकी शिक्षा का उद्देश्य था कि शारीरिक श्रम को प्रोत्साहन मिले और देश के व्यक्तियों की बहुत बड़ी आवश्यकता स्वयं की बनाई हुई चीज़ों से ही पूरी हो जाए। व्यक्ति का आदर करे, ऊंच नीच की भावना समाप्त हो, पारंपरिक जो उद्योग धंधे हैं वो जीवित रहें। वो कहते थे कि आज युवा पीढ़ी उन कार्यों को जो उनके घरों में होते थे वो उनको भूल गए हैं। उन्हें अपने परंपरागत उद्योगों को समझना चाहिए। गांधी जी स्त्री शिक्षा पर भी वो बहुत बल देते थे और वो कहते थे कि स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रसार उतना ही आवश्यक है जितना पुरुषों में है। लेकिन वो ये मानते थे कि चूंकि दोनों का कार्यक्षेत्र अलग है, महिलाओं और पुरुषों का, तो उनकी शिक्षा पद्धति में भी थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए। वो कहते थे कि स्त्रियों की शिक्षा गृह प्रबंध, बाल विज्ञान, संगीत आदि के विषय में अधिक होनी चाहिए। वो इसलिए कि उस समय स्त्रियां मतलब स्कूलों में या कॉलेजों में जाना मतलब बहुत ही कम स्त्री शिक्षा थी, तो कम से कम उनको उसमें इंक्लूड करने के लिए। अब हम प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो वो ये कहते थे कि प्रौढ़ व्यक्तियों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो उनके चारों तरफ हो। जैसे उनको अक्षर ज्ञान तो कराना ही चाहिए। वो यहाँ तक कहते थे कि प्रौढ़ शिक्षा अगर मुझे सौंप दी जाए तो मैं अनेक प्रौढ़ विद्यार्थियों में सबसे पहले अपने देश की महानता, अपने देश की विशालता का भाव जागृत करने का प्रयास करूँगा। देहातों का हिंदुस्तान उसके गांवों तक सीमित है। देहातों में जो अज्ञान है उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रौढ़ शिक्षा का ये अर्थ है कि प्रौढ़ को सबसे पहले प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से सच्ची राजनीतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इस तरह से उनका जो शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो ये है कि सभी को इसमें शामिल किया जाए, सभी धर्मों, सभी आयु के लोगों